गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहाँ तक वैलिड है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो एनर्जी है उसका मेन सोर्स क्या है, शुरुआत में एनर्जी कहाँ से आई थी। हम सभी फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। मतलब आप ना तो एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि सबसे पहले शुरुआत में एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हुई थी। तो हम इस वीडियो में इस सब की जानकारी हासिल करते हैं। यह हमारी पृथ्वी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हम पृथ्वी को अगर बाहर से स्पेस से देखते हैं तो हमारी अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि अर्थ में 75% पार्ट वाटर का है। हमारी अर्थ में 75% वाटर होने के कारण वो हमें ब्लू दिखाई देती है। हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेहद ही खूबसूरत हैं। कुछ नेचुरल हैं, कुछ आर्टिफिशियल। जैसे कि नेचुरली ये गिरता हुआ वाटरफॉल। आप देख रहे हैं कि वाटरफॉल जो हो रहा है, ये जो झरना बहता हुआ आ रहा है, इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है। हालांकि इसकी काइनेटिक एनर्जी नीचे टकराने पर किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रही थी। नेचुरल चीज़ों के अलावा कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जिसे इंसान ने बनाया है। आपके सामने आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत ताजमहल। ताजमहल के बनाने के लिए करीब-करीब 20,000 लोगों ने योगदान दिया था। उन्होंने अपनी मस्कुलर एनर्जी को ताजमहल बनाने में यूज़ किया, यानी ताजमहल के बनने पर एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है और दुनिया भर से लोग इस ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। तो ताजमहल के एक इतना बेहद खूबसूरत नज़ारा एनर्जी के कारण हुआ। समुंदर का पानी धीरे-धीरे बहता रहता है, बहुत ही प्लेज़ेंट वे में, और इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। वातावरण में चेंजेस होने के कारण हमारी आइस लगातार मेल्ट हो रही है, जिसको थर्मल एनर्जी की ज़रूरत है। थर्मल एनर्जी के कारण आइस मेल्ट हो रही है, पर वो थर्मल एनर्जी आज तो सूरज से मिल रही है, लेकिन सूरज में भी एनर्जी कहाँ से आई? समुंदर की लहरें तट से टकराती हैं और इन लहरों के अंदर भी एनर्जी है। अब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब के लिए एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स आज से कई करोड़ों खरबों साल पहले होने वाला धमाका था। हम पृथ्वी पे जितने भी इंसान पाए जाते हैं, हम लोग डेली खाना खाते हैं और खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, जिसके कारण हम चलते हैं और हम अपनी लाइफ की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। कुछ लोग अपनी एनर्जी अपने सोशल कार्य के लिए, अपने खुद की डेली लाइफ के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी एनर्जी दूसरों के लिए, जैसे कि प्रकृति को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास जो भी आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का साधन है, उसमें हम पेट्रोल और डीज़ल जैसा फ्यूल यूज़ करते हैं। पेट्रोल और डीज़ल के अंदर जो एनर्जी है, उसके कंबशन से हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस मिल रही है। ये सबसे पहले जो एनर्जी आई थी, उसका मेन मुख्य जो सोर्स माना गया, वो बिग बैंग थ्योरी का वो धमाका माना गया, जो कि धमाका कई करोड़ों साल पहले हुआ था। इस धमाके से इतनी ज़्यादा एनर्जी मिली, जो कि आज तक हम लोगों में है, सूरज में है, हर जगह है। धमाके के होने के बाद काफ़ी सारे छोटे-छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल निकले, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे थे। इन छोटे-छोटे पार्टिकल में लगातार कॉलिजन हो रहा था, इनके अंदर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन था, इनके अंदर थर्मल एनर्जी थी, इनमें कई सारी टाइप की एनर्जी थी, जो कि एक बिग बैंग थ्योरी के एक्सप्लोजन के कारण मिली। ये छोटे-छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल आपस में जुड़ते चले गए और इनके आपस में जुड़ने से फॉर्मेशन हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को लगातार एनर्जी मिल रही थी, सो दैट कि वो आपस में कंबाइन कर सकें। आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लियस बनता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। हमारी बॉडी में सबसे छोटा पार्ट जो है वो एटम है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। दुनिया में सबसे पहले जो एटम बना था वो हाइड्रोजन का बना था। हाइड्रोजन के बाद हीलियम बनी थी। हमारे यूनिवर्स में 90% हाइड्रोजन है और करीब करीब 10% हीलियम। जितने भी प्लैनेट पे हैं, उन सभी प्लैनेट के अंदर मेनली हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, जो कि उनकी एनर्जी का मेन सोर्स है। हाइड्रोजन, हीलियम और छोटे छोटे एटम बनने लगे,
कार्बन, कार्बन के बाद और भी नाइट्रोजन जैसे एटम बने। छोटे-छोटे एटम आपस में जुड़ते गए और उनके जुड़ने से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने लगा और अल्टीमेट इन्हें जो एनर्जी मिल रही थी, वो यूनिवर्स से ही मिल रही थी। यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट हैं, वो सब के सब एक कूल डस्ट और गैस का पार्ट हैं। हमारे यूनिवर्स में काफ़ी सारी गैलेक्सी हैं, जैसे कि ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हम इंसान रहते हैं पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी की रेडियस 6400 किलोमीटर के आसपास है एंड हमारी अर्थ हमें देखने में इतनी बड़ी लगती है, लेकिन आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि इस गैलेक्सी को जिसे हम देख रहे हैं मिल्की वे, इसमें अर्थ एक छोटे से डॉट के बराबर है। तो दुनिया बहुत बड़ी है और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे प्लैनेट पे एनर्जी है, जिसकी साइंटिस्ट आज भी रिसर्च कर रहे हैं कि और कहाँ पर एनर्जी हो सकती है। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारी एक अर्थ ही नहीं, बल्कि हमारा सौर मंडल, जी हाँ, वही सौर मंडल जिसके आसपास काफ़ी सारे जिसके आसपास कुछ प्लैनेट हैं जो कि सूरज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सेंटर में हमारा सन और सन के चारों तरफ बाकी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। इन ये सारे के सारे प्लैनेट एक सिस्टमैटिक वे में रिवॉल्व करते हैं। इन सब में जो एनर्जी है, वो एनर्जी हमें उसी धमाके से मिली थी, जैसा कि मैंने कहा बिग बैंग थ्योरी के धमाके से होने वाली एनर्जी। तो हमारी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का रोटेशन अपने एक्सिस पे भी होता रहता है और सन के चारों तरफ भी होता रहता है। आपको पता है कि अगर हमारे नॉर्थ पोल की आइस मेल्ट कर जाए तो अर्थ के रोटेट होने पर फर्क पड़ेगा, जिससे फर्क पड़ेगा डे और नाइट की लेंथ पर। अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ, करीब करीब 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। शुरुआत में जब अर्थ बनी, तो अर्थ के अंदर स्टार्टिंग में, हमारी अर्थ में जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल था, बेसिकली मीथेन नाम का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाया जाता था। हमारी अर्थ पे मीथेन के अलावा वाटर का फॉर्मेशन कई सालों बाद हुआ। वाटर के अलावा हाइड्रोजन, अमोनिया और भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे। शुरुआत में अर्थ में समुद्र का जो पानी बना, वो बारिश के कारण बना। लगातार बारिश होती गई और उसे समुद्र बनते चले गए और समुद्र के अंदर काफ़ी सारे वो केमिकल थे, जिन केमिकल्स ने मिलकर लाइफ का फॉर्मेशन किया। शुरुआत में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर थे और उनको आपस में कंबाइन करने के लिए सूरज से आने वाली रोशनी मिल रही थी। सूरज में हाइड्रोजन आपस में जुड़ के हीलियम में कन्वर्ट होता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले अमीनो एसिड बने, अमीनो एसिड से प्यूरीन, पायरिमिडीन और प्यूरीन पायरिमिडीन के जुड़ने से बना डीएनए। जी, डीएनए जो कि हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है। डीएनए के बाद ही ऐसा सोचा गया कि लाइफ की सबसे पहली सेल बनी होगी। ऐसा माना गया कि लाइफ की सबसे पहली जो सेल बनी थी, वो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, उनका फॉर्मेशन हुआ था। जब एक सेल बन गई तो उस सेल से छोटी छोटी सेल आपस में जुड़ी। छोटी छोटी सेल के जुड़ने से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनी। शुरुआत में पेड़ पौधों का ही फॉर्मेशन हुआ था। पेड़ पौधे बनने लगे, पेड़ पौधे के ऊपर बारिश हो रही थी एंड बारिश के होने के बाद लगातार केमिकल समुद्र के पानी में जा रहे थे और उन केमिकल से फर्दर कम्बिनेशन रिएक्शन होती गई, जिससे और भी ज़्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते गए। स्टार्टिंग में पेड़ पौधों के अलावा और भी लाइफ का ओरिजिन हुआ, जो कि मेनली समुद्र में हुआ। मैंने कहा कि सी बहुत ही शुरुआत में एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस बन चुका था काफ़ी सारी लाइफ के लिए। हमारे समुद्र में काफ़ी सारी प्रकार की स्पीशीज और प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी खोज आज भी हो रही है, जिसे हम नहीं जानते हैं। लाइफ का ओरिजिन साइनोबैक्टीरिया की सेल के बाद कुछ छोटे छोटे मल्टी सेल्यूलर मॉलिक्यूल बने, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने के बाद फिर और भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल, कुछ और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म बने जो कि समुद्र पे ही नहीं, पानी के अंदर ही नहीं, बल्कि जमीन पे भी पाए जाते थे। लाइफ का सबसे जो पाया जाने लगा, वो बहुत ज़्यादा, मैंने कहा कि आपको समुद्र के पानी में ही लाइफ मिलती है। बेसिकली मैंने कहा कि हमारे समुद्र के पानी में ऐसी सारी बहुत स्पीशीज़ हैं, ऐसी सारी वैरायटीज़ हैं, जिनकी डिस्कवरी हो रही है और भी कई सारी चीज़ों की डिस्कवरी अभी होनी बाकी है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा आप देख रहे हैं और लाइफ धीरे धीरे समुद्र के पानी से ज़मीन पर पहुंची।
लाइफ के फॉर्मेशन में काफ़ी बड़ा योगदान पॉलिनेशन का भी है। पॉलिनेशन, आप जानते हैं पॉलिनेशन का मतलब क्या है? पॉलिनेशन में फ्लावर के अंदर परागण को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जिसके लिए मधुमक्खियाँ और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे हवा, जैसे पानी, ये बहुत बड़ा योगदान करते हैं। अगर पॉलिनेशन नहीं होता तो शायद हमारे यहाँ लाइफ का अस्तित्व कहीं ना कहीं एक सवाल बन जाता। लाइफ के फॉर्मेशन के लिए इस पॉलिनेशन का बड़ा योगदान था। बहुत बड़े-बड़े जंगल बनने लगे, जंगलों के अंदर बहुत बड़े-बड़े पेड़ बने, जिम्नोस्पर्म शुरुआत में टॉलेस्ट प्लांट माने जाते थे, पर आज की डेट में एंजियोस्पर्म सबसे बड़े टॉलेस्ट प्लांट माने जाते हैं। जब हमारी पृथ्वी पे जंगलों का फॉर्मेशन हो गया, तो जंगलों के अलावा इस पृथ्वी पे बहुत बड़े-बड़े और भी ऑर्गेनिज्म आए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास अर्थ में, तालाबों में, झरनों में रहने वाले कई सारे जानवर पाए जाते हैं। और इन सब के अंदर जो भी एनर्जी है, वो एनर्जी इन्हें जो भी मिल रही है, वो उन्हीं सभी मॉलिक्यूल से मिल रही है, जो कि शुरुआत में बने थे बिग बैंग थ्योरी के एक्सप्लोजन के बाद। लाइफ का फॉर्मेशन जो होता गया, उससे लाइफ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती चली गई और लगातार लाइफ ने एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया। जी, हाथी बहुत सारा खाना खाते हैं और बहुत सारी एनर्जी को ये यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपको ये जानकारी हुई होगी कि किस प्रकार बिग बैंग थ्योरी का एक्सप्लोजन हुआ और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई। हम अपने आसपास जितनी भी एनर्जी देखते हैं वो बिग बैंग थ्योरी के कारण देखते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। गुड बाय।